बीच हमारे साथ मनीष राज हैं। मनीष राज सिंघानिया है, प्रेसिडेंट है फाडा के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले जो ऑटो नंबर को लेकर आगे जो FY24 को लेकर किस तरह के आउटलुक हैं आगे के लिए? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री जो है एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करी है FY23 में। पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर ने तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड नंबर्स किए हैं, तो एक तरीके से एक नया हाई बन गया है। और आने वाला साल जो है थोड़ा सा काफी सारे चीजें जो है काफी वोलेटाइल है। आप देख सकते हैं फ्यूल प्राइसेस, क्रूड जो है अभी $100 पे पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन के मरीज हैं, लगातार बने हुए हैं। फिर उसके अलावा अलावा RBI जो है लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। उसके अलावा जो है गाड़ियों के मॉडल में अलग अलग नए नए कंप्लायंसेस और नए नए रेगुलेशंस जो है गाड़ियों में, टू व्हीलर में आ रहे हैं, जिसके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ते जा रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आज भी सप्लाई चेन जो है स्मूथ आउट नहीं हुई है। अभी भी सेमीकंडक्टर की क्राइसिस लगातार बनी हुई है। तो ओवरऑल काफी टफ ईयर है। पर जिस तरीके से इंडस्ट्री की पोजीशन है, ओवरऑल इंडस्ट्री में हम लोग ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि सिंगल डिजिट में FY24 में ग्रोथ होना चाहिए। ओके, तो ग्रोथ क्या में थोड़ा धीमापन जरूर आया है और सिंगल डिजिट में इस बार ग्रोथ दिखाई दे रही है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। नमस्कार मनीष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर हम देखें दो सेगमेंट्स की, जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल जो कि FY23 में लगभग सभी कंपनीज ने बोला कि उनके लिए रिकॉर्ड ईयर रहा है, उसको लेकर अब जो धीमापन दिख रहा है हमें नई इंक्वायरीज में, नई बुकिंग्स में, क्या ये जो प्राइस हाइक्स ली गई है सेफ्टी नॉर्म्स के चलते, क्या ये डिमांड को और डेंट करती हुई नजर आएगी? और दूसरा, मार्च महीने में हमने देखा कि टू व्हीलर सेल्स थोड़ा सा रिकवर हुई, इसके पीछे के क्या फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं? क्या प्राइस बढ़ने के पहले की बाइंग हम इसको इस तौर से देखें डोमेस्टिक मार्केट्स में, और क्या आगे चल के जो प्रेशर हमने वित्तीय वर्ष 2023 में देखा, क्या वित्तीय वर्ष 2024 में और भी गहरा सकता है, या उतने ही ग्रोथ रेट की उम्मीद है आपको कि वो सस्टेन करती हुई नजर आई टू व्हीलर सेगमेंट? देखिए, पैसेंजर व्हीकल तो लगातार ग्रो कर रहा है। और पैसेंजर व्हीकल में दो टाइप के अभी कैटेगरी हो गए हैं। एक कैटेगरी है, कुछ मॉडल्स जो है जो हेवीली बुक चल रहे हैं, 2 महीने से लेके साल भर तक की बुकिंग कमांड कर रहे हैं। और कुछ गाड़ियां जो है या कुछ मॉडल्स जो है हर एक मैन्युफैक्चरर या हर एक डीलरशिप के पास जो है एक स्टॉक अवेलेबल है। और इन गाड़ियों पे अच्छी कंज्यूमर स्कीम्स और एक्सचेंज बोनसेस या वेरियस टाइप की जितनी स्कीम्स जो है वो भी रोल आउट होना चालू हो गई है, जो ग्राहकों को अट्रैक्ट करे इस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो एक डाइवर्स सिचुएशन बनी हुई है, जहां पर एक तरफ गाड़ियां एक स्टॉक पड़ी हुई है, एक तरफ जो है गाड़ियां जो है जिनकी बुकिंग है वो एक एक साल की वेटिंग में चल रही है। तो यहाँ पर एक कदम जो उठाना चाहिए वो मैन्युफैक्चरर को उठाना चाहिए। सिर्फ डीलरों के यहाँ जो है सिर्फ स्टॉक बिल्टअप ना करें, और ऐसी गाड़ियां बनाएं जो बुकिंग में ज्यादा है, उनकी बुकिंग को एड्रेस करें और कस्टमर की जरूरतों को पूरा करें। तो अगर ये इस प्रोग्रेस में या इस प्लानिंग में अगर आप चलेंगे तो डीलर भी खुश रहेंगे, कस्टमर भी खुश रहेगा और शायद कंपनी भी खुश रहेगी। ऐसा कुछ इनको प्लान करना चाहिए। और जहां तक टू व्हीलर की बात है, टू व्हीलर जो है हम लगातार देख रहे हैं, भारत ऑफ मतलब हमारी रूरल इंडिया जिसको हम भारत के नाम से ऐसा जानते हैं, तो वो लगातार अभी भी स्ट्रेस में बना हुआ है। डेफिनेटली मार्च में जो आई है बाइंग, दो कारणों से आ सकती है। एक तो मार्च की बाइंग में मार्च में त्योहार काफी थे, त्योहारों के कारण जो है बाइंग काफी अच्छी हुई है। और साथ ही इंडस्ट्री जो है OBD1 नॉर्म से OBD2 नॉर्म में ट्रांजिट करी है, इसमें गाड़ियों की कीमत बढ़ी है OBD2 की। तो एक अच्छा मौका था ग्राहकों को कि जो भी OBD1 गाड़ियां अवेलेबल है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस में उनको अवेलेबल हुई, इसलिए ये बाइंग हुई है। टू व्हीलर में ग्रोथ बहुत कम दिखी है और लगातार इंडस्ट्री जो है काफी पीछे है। प्री कोविड के लेवल से देखते हैं तो आज 17-18% पीछे चल रही है। तो रूरल इकोनॉमी में अभी लगातार स्ट्रेस दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा शायद टू व्हीलर जो है एक मोबिलिटी का या असेंशियल माध्यम है। आज अपने पास बहुत ज्यादा अपने शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से उन्नत किस्म से डेवलप नहीं है,
तो आज ये सही मौका है सरकार को जो है टू व्हीलर में 28% जीएसटी से इसको 18% करना चाहिए, क्योंकि वाहन जो है एक घर की जरूरत है और उससे घर वाले जो है अलग अलग जगह पे मूव कर सकते हैं। तो इसलिए सही मौका है इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए या लोगों की गाड़ी को आसान बनाने के लिए कि वो आसानी से खरीद सके, इसलिए ये जीएसटी को रिड्यूस करने का सही मौका है। मनीष जी, एक और सवाल थ्री व्हीलर सेगमेंट से भी होगा। हालांकि ग्रोथ जो दिख रही है FY23 की वो अच्छी रही है, लेकिन क्या लग रहा है जो इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो 52% हालांकि हमने ऑलरेडी हासिल कर लिया है, क्या इस वजह से आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी दिखेगी? और दूसरा जो आइस और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टू व्हीलर का सेगमेंट, इस दोनों सेगमेंट को लेकर क्या कंफ्यूजन है पूरी इंडस्ट्री में कि किस ओर ज्यादा जाए, किस तरफ की डिमांड ज्यादा रहेगी, क्या हो रहा है यहाँ पर इन दोनों ही सेगमेंट में? जी, मैं पहले थ्री व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आप देखिए मोर और लेस जो है पूरी इंडस्ट्री जो है डाइवर्ट हो चुकी है। आज इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का पेनिट्रेशन जो है करीब करीब 55% आ चुका है और अधिकतर गाड़ियां जो परचेज हो रही है आज इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के रूप में परचेज हो रही है। बहुत अच्छा। आप आइस इंजन में थोड़ा परमिट भी लगते थे और परमिट के कारण गाड़ियों की बिक्री एक रिस्ट्रिक्टेड रहती थी कोई भी शहर में, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में परमिट नहीं लगते और साथ ही काफी सपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों सरकारों का सपोर्ट है कोई ना सब्सिडी के रूप में, जिससे ये गाड़ी जो है काफी अट्रैक्टिव है और पूरी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर रही है। और आप देखिए कोविड के बाद एक बहुत अच्छा रोजगार का माध्यम भी थ्री व्हीलर के बन के उभर के आया है। सो थ्री व्हीलर से हमारे को उम्मीद है कि आने वाले समय में भी, आने वाले साल में भी ये लगातार ग्रोथ यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में डेफिनेटली काफी जो कंफ्यूजन रहा, शुरू में काफी दिक्कतें आई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, काफी सारी घटनाएं भी हुई। अभी एक नया फेम का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ कंपनियां ब्लैकलिस्टेड हैं, तो ये काफी कंफ्यूजन भी है और ग्राहक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में पैसा अपना लगाए कि नहीं लगाए। उसको ये नहीं मालूम है कि 5-7 साल बाद अगर वो गाड़ी बेचेगा तो उस गाड़ी की क्या रीसेल वैल्यू मिलेगी, या 5-7 साल बाद अगर उसको बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा लिथियम आयन की तो वो बैटरी की कॉस्ट क्या होगी। ये सब चीजों में काफी कंफ्यूजन होता है। हमको पर्सनल रूप में काफी फोन आते हैं कि भाई साहब बता दीजिए कि अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदे कि नहीं खरीदे। तो ये कंफ्यूजन को हमारे को इंडस्ट्री को मिलकर दूर करना चाहिए। और एक और चीज अगर बढ़ोतरी अगर अपने को देखना है, हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं, लेगेसी प्लेयर्स हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री के, जैसे हीरो है, होंडा है या टॉप प्लेयर्स जो भी कंपनी, इनको अपनी पूरी रेंज लेकर आना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, क्योंकि इन कंपनियों का एक विश्वास है, ग्राहकों का विश्वास है इन पे। तो अगर ये एक कंपनी रेंज लेकर आएंगे, इनके पूरे डीलरशिप अक्रॉस इंडिया एस्टैब्लिश है, सर्विस सेंटर का कॉन्फिडेंस है, ऐसी कंपनियां अगर अपनी पूरी रेंज के साथ आएंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का टू व्हीलर इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन डेफिनेटली काफी बढ़ेगा। ओके मनीष जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑटो सेक्टर को लेकर आगे के लिए क्या आउटलुक है, खास तौर से वित्तीय वर्ष 24 में किस तरीके की उम्मीद रखें सेगमेंट वाइज, वो हमारे दर्शकों तक बताने के लिए। तो ये थे फाडा के टॉप बॉस मनीष सिंघानिया जी, जिन्होंने बताया कि आगे चल के जो FY24 का ग्रोथ आउटलुक है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद कर रहे हैं।